धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देखिए, बार बार आपसे कहता हूं, आप लोग बोर भी हो सकते हैं क्योंकि लोगों की आजकल आदत हो गई है कि चीजों को समझना नहीं है। जैसे आजकल के बच्चों से आप बात कीजिए, पूछिए कि फला राज्य की राजधानी क्या है, फला देश की राजधानी क्या है, तो बता नहीं पाएगा, गूगल करने लग जाएगा। तो लोगों ने अपनी मेमोरी को इस तरीके से बना ली। ऐसे ही न्यूज की दुनिया, आजकल न्यूज देखने का जो स्टाइल बन गया है समाज का, या मीडिया ने जो बना दिया है कि 10 मिनट में 100 खबरें देखनी है, उसमें तमाम चीजें आप समझ नहीं सकते हैं। एक जिले को 8 सेकंड भी नहीं दे रहे, सोचिएगा। खैर, बड़ा मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अशोका रोड पर स्थित है असदुद्दीन ओवैसी का बंगला। वहां पर कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं, बताया जा रहा है उनके हाथों में कुल्हाड़ी है। वहां पे तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा बर्पा करते हैं और काफी देर तक वो हंगामा करते रहते हैं। बाद में पुलिस वहां पहुंचती है। उनमें से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। वो सब लोग अपने आप को हिंदू सेना का बता रहे हैं। तो ये घटना अगर आपके सामने आए तो 2-3 सवाल तो पैदा होने चाहिए। भाई, एक वीआईपी इलाका जो लुटियंस जोन का इलाका कहलाता है, वहां पे जाके भी अगर कोई गुंडाई करे तो फिर तो देश में बचा कहां पे। इसके अलावा दूसरा सवाल ये पैदा होना चाहिए कि मुस्लिम सांसद तो और भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी को ही क्यों निशाना बनाया। और तीसरा सवाल यह है कि हिंदू सेना वालों को कहीं ये तो नहीं लग रहा था कि जंतर मंतर पे जो नारेबाजी हुई है उससे बहुत सारे हिंदू रक्षा दल, पता नहीं कौन कौन से नए संगठन पैदा हो गए हैं और हिंदू सेना को कोई पूछ नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां जाके कुछ हंगामा करते हैं तो मीडिया में हाईलाइट हो जाएंगे, इसलिए शायद वो पुलिस के आने का भी इंतजार करते रहे। इन तीनों सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि अब इस पूरे मामले को लेकर AIMIM जो दिल्ली है वो क्या कर रही है। भाई, नेशनल पार्टी तो वही है और राष्ट्रीय उसको बना ही दिया है। असदुद्दीन ओवैसी 2014 के बाद ऑल इंडिया हो चुकी है अब। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है, तो हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जुड़ रहे हैं कलीमुल हफीज साहब, उन्हीं से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। आपका भी शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे करूं कि असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर या उनके घर पर जो हमला हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक राष्ट्रीय शर्म की बात है कि एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे कानून का राज होना चाहिए और एक ऐसी जगह जहाँ उस जगह के ठीक बराबर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, तीसरी तरफ भारत का VVIP थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट है, यानी तीनों बहुत ही सेंसिटिव जगह के बीच में एक चुना हुआ सांसद, एक राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके घर पर गुंडे खुलेआम हमला करते हैं और न सिर्फ हमला करते हैं धारदार हथियारों से, वो उसको रिकॉर्ड करके लाइव भी करते हैं जी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5-7 साल से जो मुल्क में कानून व्यवस्था का मजाक बनाया है और पूरी दुनिया में जो इस मुल्क की जगहसाई कराई है जिन लोगों ने, उनकी अब ये इंतहा है। जाहिर है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान देश को हुआ, देश की इज्जत और अस्मिता को हुआ। उससे ज्यादा बेइज्जती उन लोगों की हुई जिनके हाथों में ये मुल्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी इंसल्ट हुई। ठीक है, मैं AIMIM का दिल्ली का सदर हूं और मैं अपने कायद की ऊपर उठने वाली हर उंगली, हर आवाज और हर तकलीफ के लिए मैं खड़ा रहूंगा और उसका मुकाबला भी करूंगा और हमने वो किया भी। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इतने बड़े मुल्क की राजधानी में अगर पुलिस व्यवस्था का ये हाल है, और रईस साहब मैं आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं कि जब हमला हो रहा था उस वक्त वहां चौकीदार राजू लाल है, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस आधे घंटे में पहुंची है, जबकि पुलिस आधे मिनट में पहुंच सकती है जी। उसके बाद उन लोगों को जब पकड़ के ले गई तो FIR करने को तैयार नहीं थी। हमें 1 घंटे तक वो मशक्कत करनी पड़ी। बाहर हमारे सारे कार्यकर्ता जमा हो गए, 200-300 कार्यकर्ताओं ने पूरे थाने को घेर लिया, मीडिया जमा हो गई, हम इंटरव्यूज देने लगे। उसके बाद भी उन पुलिस वालों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी और वो की कोशिश थी कि सिर्फ इनको यहाँ बिठा के और छोड़ दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए। हमने जब उनको न्यूज दिखाई कि जब देखिए धारदार हथियारों से हमला हुआ है और इतने बड़े पत्थर बरसाए गए हैं, तो इस पे तो जब आप नॉर्मल प्रोटेस्ट पे UAPA लगा देते हो और वो भी स्टूडेंट्स पे लगा देते हो, ये तो बाकायदा क्लेम कर रहे हैं। और उन्होंने नेम प्लेट पे देशद्रोही के नेम प्लेट भी लगा दी थी। अब सवाल है, असली देशद्रोही कौन है? जो देश की
इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, जो देश के चुने हुए सांसद के खिलाफ खुलेआम दिन के उजाले में वीडियो पे लाइव होके हमला कर रहा है, वो देशद्रोही है या वो देशद्रोही है जो बेचारे तालिब इल्म या स्टूडेंट सारे प्रोटेस्ट करते हैं? आपकी अभी तक की बातचीत से 2 से 3 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, आप कह रहे हैं कि जो घर है वो किस सेफ जोन में है और बावजूद उसके कि पुलिस आधे घंटे की देरी से पहुंचती है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आप पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन की तैयारी कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? दूसरा, आप जो इसमें सवाल उठा रहे हैं कि मामूली से धरने प्रदर्शनों पे यूएपीए और एनएसए न जाने क्या क्या लगा देते हैं और इसमें क्या धाराएं लगाई गई हैं, आप उससे संतुष्ट हैं या उसमें आप कोई धाराएं बढ़वाना चाहते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, पहला सवाल तो ये कि दिल्ली पुलिस की तो जो नाकामी है वो जगजाहिर है, उसके खिलाफ हमने मुजाहिरा किया है और अभी भी आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो रवैया है ये बहुत ही निंदनीय है और इसको इससे अपने रवैये से बाज आकर के कानून व्यवस्था को लागू करना चाहिए। दूसरी, हम बिल्कुल इससे संतुष्ट नहीं है, मुतमईन नहीं है। ये इतना बड़ा हमला जिसे पूरी दुनिया की मीडिया रिपोर्ट कर रही है, उसमें कौन सी धाराएं लगाई है? एक 188 लगाई है, एक 427 लगाई है जो बेलेबल है, जो थाने से उसकी जमानत मिल जाती। दूसरी धारा बहुत बड़ी लगाई है, वो लगाई है पीडीपीपी 3 एक्ट 1984, उसमें भी 5 से 10 साल की सजा है। वहां पे भी दिल्ली सरकार के पीपी ने या पुलिस ने कोई कोर्ट में जब इनको हाजिर किया तो इनके खिलाफ रिमांड तक नहीं मांग रही थी, वो तो हमारे एडवोकेट ने इंटरवीन किया और कहा कि देखिए साहब, अभी तक हथियार जब्त नहीं हुआ है और अभी इतनी हल्की धाराओं पे भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, इन पे तो बड़ी धाराएं लगनी है। तो इसकी तारीख अक्टूबर है, उससे पहले हमारी एडवोकेट से आज भी हमारी मीटिंग है, जो हमारी लीगल सेल है, और उनके साथ हम मीटिंग करके ये तय करेंगे कि हम ये, हमारी तब भी डिमांड है और आज भी हम चाहते हैं कि यूएपीए में इनके खिलाफ कार्रवाई, और ये कार्रवाई इस तरह से दिखाई भी देनी चाहिए ताकि जो मुल्क में और इस तरह की जो ताकतें हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो इस तरह की हरकतों से बाज आए। और आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में अल्पसंख्यक समाज सेफ नहीं रहेगा, वो तो मुल्क की कानून व्यवस्था वैसे ही सेफ नहीं है। आप असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुए हमले को अल्पसंख्यकों पर हुए हमले से जोड़ रहे हैं, इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैं थोड़ी सी नॉलेज रखता हूं, पत्रकारिता का थोड़ा सा अनुभव रखता हूं, उसके मुताबिक ये है कि जो तहरीर आप लोग लिख के देते हैं उसके आधार पे जो धाराएं बनती हैं पुलिस तो वही दर्ज करती है। तो क्या आपकी तहरीर बदलवा दी गई या तहरीर खुद पुलिस ने लिखी? मुकदमा किस तरफ से दर्ज किया गया? नहीं, तहरीर हमने लिख के दी, हमारी तहरीर के हिसाब से नहीं एफआईआर हुई, इसी का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी तहरीर है, आप कहेंगे तो हम आपको भी शेयर कर देंगे। सवाल ये है कि धारदार हथियारों से हमला हो किसी घर पे, उसके इतने बड़े बड़े पत्थर और ईंटें बरसा करके उसकी खिड़कियां तोड़ दी जाएं, तो आप बताइए इसमें कोई अगर बच्चा बाहर होता है या कोई बड़ा भी होता, वो मर नहीं सकता था क्या? और वो वीडियो मौजूद है, लेकिन पुलिस उसको देखना नहीं चाहती। यही बात कल कोर्ट ने भी कही है कि देखिए, वीडियो से तो हमें लगता है कि ये मामूली घटना नहीं है, इसमें नुकसान बड़ा होगा, इसीलिए उन्होंने रिमांड पे भी दिया है पुलिस को कि भाई इससे हथियार भी बरामद करिए। और दूसरी बात, इससे बड़ी बात ये है कि इसके पीछे साजिश किसकी है? जो हिंदू सेना कर रही है, क्या सिर्फ हिंदू सेना की है? हमारा मानना ये सिर्फ हिंदू सेना की नहीं है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसकी सिस्टर कंसर्न इसमें शामिल है। वो चाहती है कि दिल्ली का माहौल खराब हो, मुल्क का माहौल खराब हो, और वो जिस तरह से फेल हुई है अपनी सरकार चलाने में, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी हो, चूंकि उत्तर प्रदेश की चुनाव ठीक है, उनकी जो कारकर्दगी है, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों के तीनों बिल का मामला हो, कोरोना से निपटने का मामला हो, मुल्क की सीमा की हिफाजत का मामला हो, रुपए का हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी साख हो, सब में फेल हुए हैं। अब इनके पास एक ही हथकंडा बचता है कि ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाएं। कह रहे हैं कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये घटना उस वक्त हुई जब उत्तर प्रदेश के अंदर शिवपाल यादव से मुलाकात चल रही है असदुद्दीन ओवैसी की, और दिल्ली में उनके घर पे हमला हो जा रहा है। मैं बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है आप उसी अंदाज में जवाब भी देंगे। क्या आपको भी ये सुहाता है कि कुछ हिंदू आए, कुछ हिंदू संगठन आए, आपके ऊपर हमला करें, गाली गलौज करें, ताकि आपकी भी टीआरपी बढ़े, आपकी पार्टी भी बढ़े और आप लोगों का भी प्रचार प्रसार हो इसके जरिए? देखिए, ये तो बात वो हुई कि किसी की मौत हो गई और आप कहें कि साहब आपकी मौत में इतने लोग भीड़ आए, आप चाहते हैं कि जनाजा निकले और लोग आए और उस पर फोटो खींचे और का नाम हो। देखिए, ये बिल्कुल बेतुका आपका सवाल है। सवाल ये है, कौन मरना चाहता है, कौन पिटना चाहता है, कौन ऐसा चाहता है कि अपने यहाँ ही हमला कराए?
हाँ, ये बात आपकी राजनीतिक प्रश्न हो सकता है कि जिस तरह से हमने राबिया सैफी का दिल्ली में प्रश्न उठाया और दिल्ली पुलिस को हमने कटघरे में खड़ा किया और खासतौर से दिल्ली सरकार को हमने कटघरे में करा किया बीजेपी के, ये लोग डर गए हैं। ये जो और दूसरी ताकतें हैं वो ये समझ रही हैं कि एमआईएम अब दिल्ली में जगह अपनी जड़ें जमा रही है, तो दिल्ली में इनके घर में हमला कर दिया जाए ताकि ये डर जाएं। और ये जिस तरह से दिल्ली में कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रैली कर रहे हैं, ये रैली करने से बच जाएं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ रईस साहब कि मजलिस का जब से इतिहास है, सन 58 से मजलिस सियासत में है, तब से इस तरह के हमले बहुत हुए। और सदर साहब की कोठी में भी ये तीसरा चौथा हमला है, ये पहला हमला नहीं है। हमने वहां जाके भी ये बता दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि हम इस तरह के कायराना हरकतों से न सिर्फ डरने वाले हैं और हमारे हौसले हो रहे हैं, और हम ये दिखा रहे हैं कि भाई जब तक इस मुल्क में कानून का राज नहीं, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क नीचे चला जाएगा और बेइज्जत हो जाएगा। और जो हमारे आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाया है, वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा वक्त का तकाजा होता है, इसलिए छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब ले लेते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के घर को इसलिए चुना ताकि ये अपने आप को हाईलाइट्स करा सकें, क्योंकि पुलिस के आने तक ये वहां पे मौजूद रहे और हंगामा करते रहे, और जैसा कि आपने बताया बाकायदा वीडियो भी वायरल कर रहे थे, तो क्या इसलिए चुना गया? जी हाँ, ये असल में जो दिल्ली में 4-5 पहले घटनाएं हुई हैं, जहां पे उन्होंने कहा था मुल्ले काटे जाएंगे, उससे पहले हज हाउस पे किया था, उससे पहले जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वहां से इनके हौसले बढ़े हुए हैं। और जाहिर बात है सरकारों का समर्थन इनको हासिल है, तो इसलिए अब इनको डर तो था नहीं। इन्होंने आधे घंटे वेट किया है पुलिस का। ये लोग तो करीब 14 थे, बाकी लोग चले गए, ये 5 लोग वो हैं जो इनमें और जरा ज्यादा हिम्मत दिखा रहे थे। इन्होंने वेट किया पुलिस का और पुलिस से कहा कि ठीक है हमें अरेस्ट कर लीजिए आप, और वहां पे भी पुलिस ने इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, उन्हें बाकायदा खाना खिलाया गया। जिस तरीके मुजरिमों से या मुलजिमों से ट्रीटमेंट होना चाहिए, पुलिस का वैसा ट्रीटमेंट नहीं था। तो यहाँ रईस भाई सवाल यही है, ये देश कानून व्यवस्था चलेगा तो फिर तो ये मजाक है। अगर कानून व्यवस्था से चलाना है तो आपको शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। सरपसंद अनासिर के खिलाफ, यानी कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब कुछ राजनीतिक बात और हो जानी चाहिए। आपने सीधा बताया कि वो लोग वहां मौजूद रहे, कुछ थे वो चले गए, कुछ बाकी रहे, वो चाहते थे कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे, अगले दिन अखबार में और मीडिया में उनका नाम आए ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। क्या दोनों जो एक कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें हैं या असदुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, दोनों को एक दूसरे की राजनीति भा रही है? देखिए, जरूरत इजाद की माँ है। जब जब आप जुल्म करेंगे और किसी एक तबके को या 2 तबके को दीवार से लगा देंगे, तो जाहिर बात है वो वहां से वापस तो आएगा। इस वक्त भारत का मुसलमान को इन्होंने बिल्कुल दीवार से लगा दिया है, या यूं कहें कि समुद्र की तली से लगा दिया है। कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी मुस्लिम लफ्ज अपने जबान पे लाना नहीं चाहती। यहाँ तक इनकी तकलीफ भी बयान करने से वो बच रही है, सुनने से भी बच रही है। आप बताइए, इतना बुरा हाल आपने कभी देखा है कि मुल्क की राजधानी में ऐसे नारे लगे, इस तरह की घटनाएं, और एक भी नाम निहाद सेकुलर पार्टी इसकी मजम्मत तक ना करे? तो जब आपने ऐसे पैदा कर दिए तो मरता क्या ना करता। जाहिर है कि जो अब जो दबा कुचला वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा है मुसलमान और दूसरे नंबर पे है दलित। ये दोनों अब नेचुरल चॉइस बन गई एमआईएम, या यूं कहिए कि एमआईएम की मजबूरी हो गई कि उसे वो दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए और इन मजलूम तबकात की आवाज बने। अब जब ये आवाज बन रही है तो जाहिर है कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो इन दोनों तबकों को अपना बंधुआ वोट समझते थे, या ये समझते थे कि ये हमारे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एमआईएम ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस वक्त की जरूरत है कि एमआईएम मुसलमानों की और दलितों की आवाज बने और दिल्ली में खासतौर से और पूरे मुल्क में इनकी रहनुमाई करे और इनके जो मसाइल हैं उनको ऐवानों में उठाए। और जाहिर बात है जब ऐवानों में उठाएगी तो नुकसान फायदा होगा। अब होने दीजिए जिसको नुकसान फायदा होना, हमें तो अपने मसाइल की बात करनी है, हमारे अपनी बका और अपने मुल्क के बचाने का सब। आप इस हमले को पूरी तरीके से दिल्ली में आपके बढ़ रहे जनाधार से जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा दिल्ली में जनाधार बढ़ रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जो नाम निहाद सेकुलर हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं, कई बड़े शहरों को अपनी पार्टी में शामिल करा चुके हैं, क्या उसका असर है या सिर्फ दिल्ली का ही असर है जो ये घर पे हमला हुआ?
नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश तो मेन सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, तो जाहिर बात है वहीं का असर ज्यादा होता है और वहां का असर ज्यादा है, और सदर साहब वहीं कर रहे हैं प्रचार। यहाँ तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस तरीके से यहाँ पे जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की है, जब मैं उन तक पहुंचा हूँ तो उनकी जो मोहब्बत मिल रही है उस रेस्पॉन्स से भी ये लोग घबराए हुए हैं। अभी सदर साहब ने भी रैली नहीं करी, लेकिन मुझे मालूम है। क्या आपको दिल्ली में कभी किसी विरोध का सामना करना पड़ा? क्या आपके ऊपर कोई हमला हुआ जिससे सवाल पैदा हो सके कि दिल्ली में बढ़ रहे जनाधार से घबराकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, उन पे हमला किया गया? कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मुझ पे कोई हमला तो नहीं हुआ, लेकिन जब हम राबिया सैफी के प्रोटेस्ट निकाल रहे थे तो हमारा बाग का प्रोटेस्ट में पुलिस ने पूरी कोशिश की कि उसे ना निकलने, लेकिन वो चूंकि पब्लिक का इतना प्रेशर था, मानना पड़ा। दूसरे नंबर और जाकिर नगर पे प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, तब तो हमें 3 जगह पुलिस ने रोका और बाकायदा पब्लिक का बहुत प्रेशर आया, तब हमारा प्रोटेस्ट पूरा होने दिया गया। इसी तरीके से मस्जिद में हम वहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमें परमिशन दे दी थी, फिर हमारी कैंसिल कर दी गई। इसी तरीके से कुरैश नगर में परमिशन दे दी गई थी हमें कैंडल मार्च की, वो कैंसिल कर दी गई। तो इसमें हमें ये पता है कि हमारी मौजूदगी से बहुत घबराहट है, लेकिन चूंकि हम संविधान के रक्षक हैं, हम चाहते हैं कानून की जद में रहकर और एक शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारा जमहूरी हक है वो हम हक हासिल करें। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही निशाना बना दिया गया, तो फिर बताइए आप कौन अधिकारी सेफ है? उसमें दिल्ली के अध्यक्ष की क्या वैल्यू है? ये तो आपको मानना पड़ेगा जी। क्या आपकी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि आपके जो सदर साहब हैं उनसे कोई बात हुई हो? क्योंकि वो एक सांसद हैं और सांसद पे इस तरीके से घर पे हमला हुआ है लोकसभा स्पीकर के सामने, या आने वाले जो सेशन होगा लोकसभा का उसमें वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं, क्योंकि ये सांसदों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मुद्दा हो सकता है। देखिए, मुझे तो सांसद साहब के टेलीफोन से ही पता चला कि वहां पे ऐसा हादसा हो गया है, क्योंकि चौकीदार ने फौरन सांसद साहब को फोन करा, सांसद साहब क्योंकि यूपी में थे उन्होंने मुझे फोन करा, तो सांसद साहब से तो मेरी बात हुई है। और इसको उन्होंने कल भी रैली में संभल में उन्होंने ये बात कही कि ये बीजेपी, ये हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है देश को, कि उसकी जब VVIP यानी मोस्ट सेंसिटिव जोन भी सेफ नहीं है, तो वो देश को क्या मैसेज दे रही है कि देश क्या किसी अराजक लोगों के हाथ में आ गया है, या चंद देश को यरगमाल यानी इसको इस तरीके से इसकी इज्जत तातार करेंगे। तो ये तो सोचने का मकाम है। अच्छा, यहाँ पे सोचने का मकाम है, एक तो कानून व्यवस्था हाथ में देश है, उन पे सवालिया निशान है, दूसरा दृष्टि से भी सोचने का मकाम है, क्या इस विचार से इतने बड़ा मुल्क चलाया जा सकता है? यानी कौन सा विचार है जो नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहा है? एक तरफ तो कन्वेंशन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि भाई विश्व के लिए रेडिकलाइजेशन बहुत बड़ा खतरा है जी, और विश्व में इस तरह के काम नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ उनके घर में ही उनके नाक के नीचे रेडिकल एलिमेंट न सिर्फ रेडिकल हो रहे हैं, वो उसका मुजाहरा भी कर रहे हैं, उन्हीं के चुने हुए सांसद पर आक्रमण कर रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इतने बड़े मुल्क को इतने बड़े रिस्क में झोंका जा सकता है? यानी छोटे से फायदे ये हो सकता है कि इस अटैक से किसी को वोट बढ़ जाए, दुर्विकरण हो जाए, पर्दायीकरण हो जाए और कुछ वोट मिल भी जाए, मैं मानता हूं, लेकिन देश की कॉस्ट पे करेंगे आप लोग? क्या मुल्क की बेइज्जती करा के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप वोट हासिल करना चाहते हैं? जी जी, ये बिल्कुल सही। और ये हर फोरम पे उठेगा। ये आपने जो पूछा कि ये संसद में भी उठेगा और संसद से पहले ये हर जगह उठेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि ये हमला सिर्फ हमले के तौर पे नहीं देखना जाना चाहिए, ये इस खामोशी के तौर पे भी देखा जाना चाहिए कि इसको लेकर नरेंद्र मोदी खामोश हैं, इसको लेकर अमित शाह खामोश हैं, और इसको लेकर लोकसभा स्पीकर भी पूरी तरह खामोश हैं। कम से कम उन्हें तो इस पूरे मामले को लेकर जो है कुछ हिदायत दिल्ली पुलिस को जारी करनी चाहिए थी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तलब कर लेना चाहिए था। और इसके अलावा आप जानते हैं दिल्ली में मानवाधिकार भी है, दिल्ली में तमाम संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी ये देखना चाहिए मुख्यमंत्री तरीके से हमले कर रहा है तो ये बहुत ही और गंभीर मामला बन जाता है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।